एडवांटेज है आपके साथ कि आप वो गलतियां नहीं कर सकते जो कि कहीं और कर सकते हैं। तो ये आपने खैर इशारा तो कर दिया सटल और डिस्क्रीट तरीके से, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लिसिट होके मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इससे बहुत फर्क पड़ता है कि सरकार में कौन सी पार्टी काबिज है, उसकी सोच क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, और इससे क्या गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स और उसमें जाहिर है ये तमाम एंटरप्राइज भी शामिल हैं, इससे बहुत प्रभावित होते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सरकार आती है उसकी पॉलिसीज के हिसाब से ही सरकार चलती है। क्योंकि आपके सेट डूज एंड डोंट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन क्या फिर उस सरकार के आने, की पार्टी बदलने, किसी दूसरी सरकार के आने और उसके एजेंडे से फर्क पड़ता है? बिल्कुल, सरकार के आने से बहुत फर्क पड़ता है और इंडिविजुअल के चेंज होने से फर्क पड़ता है। आज मंत्री, सेक्रेटरी या चेयरमैन कौन है, संस्था वही है। आपने खुद कहा कि एक आदमी के आने से सरकार और या संस्था में फर्क आता है, तो वो सिस्टम वैसा होते हुए भी आदमी के बदलने से फर्क आ जाता है, तो सरकार के बदलने से तो बहुत फर्क आएगा। हाँ, सेंटर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है, क्योंकि रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट और समझदारी से बने हुए हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल के, हर पार्टी के, गवर्नमेंट के अपने अपने एजेंडा है, अपना काम का तरीका है, तो उससे फर्क पड़ता है। एनबीसीसी को लेके अभी आप कहाँ पहुंचे हुए हैं? आपके फर्दर गोल्स क्या हैं? देखिए, जहाँ तक एनबीसीसी की बात करें, मुझे लगता है कि 70-80% के बीच में हमने वो काम कर दिया जो हम चाहते थे करना। चाहे वो सिस्टम्स को ठीक करना है या विजन एक तैयार करना है कंपनी के लिए, गोल सेट करना है, वो सब काम हो गया है। अब 10-20% बचा हुआ है, जिसमें से 15-1% मैं कहूँगा करने लायक है, और 5% ऐसा चीज़ है जो हमेशा आप डायनेमिक प्रोसेस है, जब आप करते रहते हैं तो बदलता रहता है। लेकिन अब एक चीज़ बची है, ग्रोथ, कि आगे बढ़ना है। जब हमने टेक ओवर किया इस कंपनी को एज चेयरमैन 3.5 साल पहले, तो हमारा करीब 3,000 करोड़ का काम करते थे, आज 6,000 है, तो 3 साल में डबल हो गया। अब टारगेट यह है कि अगले 4-5 साल में ये 20,000 करोड़ का कम से कम काम करे। ये बहुत बढ़ भी सकता है, जिस तरह की विजिबिलिटी हमारी हो गई है। तो अब सिर्फ ये चीज़ ज़्यादा रह गई है, बाकी जिस जिस क्षेत्र में हमें जो सिस्टम बनाने थे, जिस तरह से विजन तैयार करना था कंपनी का, वो तैयार हो गया। आपका मैं मैसेज भी पढ़ रहा था जो आपने कलीग्स के लिए लिखा हुआ है, और उसमें जो मोटे तौर पे आपने बात कही है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में और कॉम्प्लेसेंसी से कैसे बचें इस संदर्भ में। और अमूमन होता यह है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो कॉम्प्लेसेंसी कहीं क्रीप इन कर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सरकारी रूल रेगुलेशन है वो आपको, केवल सरकारी, या आप मॉडेस्ट हो रहे हैं? नहीं, मैं वो भी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सरकारी जैसे रूल रेगुलेशन आपको तंग करते हैं, तो मेरे पास जब कोई जूनियर ऑफिसर आके कहता है साहब ये आपकी पावर में नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं चेयरमैन हूँ, ऐसा कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद समझ आती है कि भी शायद ये ठीक है, भी चलने दीजिए। तो आपको इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। और मेरे बारे में यहाँ प्रसिद्ध है कि इस आदमी की कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। लोगों को लगता है कंपनी 3 साल में डबल हो गई है, तो अब तो हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि जिस काम को आप कर रहे हैं बिजनेस में, इसके लिए इसकी कोई जगह नहीं है। अगर जिस दिन आपने, जैसा आपने कहा कि कंपल्सेंसी आ गई, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, तो बहुत देर नहीं लगती है कि कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचने के अंदर। नहीं, लेकिन कई चीज़ों के लिए आप देखिए, बीइंग द लीडर, अब आप क्योंकि इस शिप के कैप्टन हैं, तो जाहिर है सहरा आपके सिर पे बंधेगा। अब अगर आपने कुछ बहुत अच्छा किया है तो सब आपको उस उपलब्धि के लिए बधाई देंगे, लेकिन बाकी लोग जो लगे हुए होते हैं उनको वाकई ये लगता है कि थोड़ा आराम भी तो करने दो। लेकिन बगैर वो आराम करने दिए, और जाहिर है कि अगर आप उन सब के चहेते नहीं होते तो इतने दिनों तक खुद भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कर रहे हैं अपना भी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि वो लोग भी समझते हैं कि अगर इनके सेहरा बंध रहा है तो उनके लिए सेहरा, मेरे सामने उनका सेहरा बंधना उनकी सेटिस्फेक्शन है। तो हर आदमी उस स्टेज से ऊपर से नीचे आता है, तो हर एक आदमी की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ को तसल्ली नहीं होती है। ये सब मिलजुल के काम होता है, परफेक्शन तो कहीं भी नहीं हो सकती है। एनबीसीसी कई दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रही है, मसलन पीडब्ल्यूडी, डीडीए। जब दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ सिनर्जी में काम करना होता है, किस तरह की मुश्किलें आती हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जून 2014 में इसका शुमार हुआ नवरत्न कंपनियों में, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि लीडरशिप बहुत दिनों से मित्तल साहब के पास है, तो ये टर्न अराउंड किन तमाम वजहों से हुआ है। दिल्ली में कई डेवलपमेंट के कामों की बड़ी तारीफ होती है, मसलन मोती नगर, किदवई नगर। किन वजहों से चैलेंज था और कैसे आप लोगों ने ओवरकम किया? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई कैपिटल में। या तो ब्रिटिश टाइम में हुई है, लुटियंस जोन जिसे हम कहते हैं, जहाँ सरकार रहती है, और या इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई। तो अब 60-70 साल बाद सरकार को लगा कि भाई जब कर्मचारी 25 करोड़ आबादी या 15 करोड़ आबादी के हिसाब से बने थे, मकान बाबुओं के, क्लर्क के, अफसरों के, तो उसकी 6 गुना 7 गुना रिक्वायरमेंट हो गई। और क्योंकि सारे सरकारी महकमे इसी इलाके में रहते हैं, तो अब हुआ कि इसको भाई मकान कैसे बढ़ाए जाएँ। तो एक बहुत बड़ा बजट कंस्ट्रेंट सामने आ गया कि मकान बनाएंगे तो पैसा खर्चा होगा। तो हमसे उन्होंने कहा कि भाई बताइए आप कैसे करेंगे। तो हमने प्रपोजल दिया कि हम इसको बना सकते हैं सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पे, कि हम जितने मकानों की रिक्वायरमेंट है, नए बिल्कुल आधुनिक मकान बनाएंगे सभी कैटेगरी के, और जो पैसा चाहिएगा हम सरकार से नहीं मांगेंगे, और कुछ पोर्शन को हम एक्सप्लॉइट करेंगे मार्केट के अंदर। सरकार को वो प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। तो पहला प्रोजेक्ट हमने न्यू मोती बाग चाणक्यपुरी में एक 120 एकड़ ज़मीन पे हमने तय किया। पुराने मकानों को ढाया गया जो कि इस लायक भी नहीं थे कि उनमें रिपेयर की जा सके, और नए मकान बनाए जहाँ पर 120 सेक्रेटरी रहते हैं और 400 के करीब जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार वहाँ रहती है। और उसको बनाने में करीब 600 करोड़ रुपए की लागत आई, जो कि एक 3 एकड़ छोटा सा टुकड़ा 120 एकड़ में से लीला होटल को नीलामी के तौर के बाद दिया गया, और उससे वो बने। और उसके बाद 300 करोड़ रुपए और सरप्लस सरकार को मिले। तो सरकार को तो ये बहुत बढ़िया लगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो उसके बाद किदवई नगर का रीडेवलपमेंट किया गया, वो प्रपोजल अप्रूव हुआ। वहाँ 7 गुना मकान बन रहे हैं। जो पहले एरिया था उसका 7 टाइम्स एरिया इंक्रीज़ किया जा रहा है, और 6000 करोड़ रुपए की लागत है, विच इज़ ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्रोजेक्ट। और उसका भी मॉडल वही है कि वहीं से कुछ जगह बनाई जा रही है ऑफिस, उसको बेचा जा रहा है सरकारी महकमों को, और उससे वो बनेगा। सरकार को भी अच्छा लगा ये मॉडल, तो आगे 32,000 करोड़ रुपए की और एक योजना उन्होंने अप्रूव कर दी। लेकिन ये नहीं है कि भारत सरकार को ही ठीक लगा, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी हालत में है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमें 2 प्रोजेक्ट दिए करीब करीब 7-8 हज़ार करोड़ के। राजस्थान गवर्नमेंट उससे एक कदम और आगे निकल गई। उन्होंने कहा भाई कि नहीं, 2-4 मॉडल प्रोजेक्ट से बात नहीं बनेगी, आप तो पूरे राजस्थान का हमारे साथ एग्रीमेंट करिए और एक कंपनी बना दीजिए राजस्थान में। तो हमने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर 50-50% की एक कंपनी बना दी, जो कि पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको करेगी। तो ये मॉडल चल पड़ा है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई NBCC मॉडल है रीडेवलपमेंट का, विदाउट मनी
विदाउट फंडिंग, बिना पैसे के सब कुछ मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मॉडल है। ये मेट्रोपोलिस के अलावा कहाँ आप स्पेसिफिकली छोटे शहरों के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, रीडेवलपमेंट सेगमेंट में छोटे शहरों में भी काम नहीं शुरू किया है, क्योंकि बड़े शहरों में ही इतना पोटेंशियल है कि पहले वहाँ काम करना है। और रीडेवलपमेंट में एक छोटा सा और इशू है कि अगर जो मॉडल मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा पोर्शन लैंड का या प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे पैसा आता है और ये बनता है। तो जो रेट है, तो मेट्रो टाउन में ही उतना रेट आपको मिल सकता है कि 5-10% पोर्शन को आप बाजार में बेच के 90% का काम कर सकते हैं। यही काम अगर मेरठ में करने लगेंगे तो उतना रेवेन्यू 10% से नहीं आएगा, वहाँ हो सकता है आपको 50% जमीन देनी पड़े। तो एक तो मॉडल में वहाँ एक थोड़ी सी कमी आएगी शुरू में। दूसरा, उन शहरों के अंदर इतना एपेटाइज नहीं है कि आज आप इस तरह का प्रोजेक्ट करें, वहाँ ज़मीन अवेलेबल है, एक्सपेंशन बाहर हो रही है। आप नया गाजियाबाद बनने लगा, नया राजनगर बन जाता है, तो लखनऊ में नया लखनऊ है, रिंग रोड बन गई, तो वहाँ एक्सपेंशन का स्कोप है, तो वहाँ रीडेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी पहले मेट्रो टाउन पे ही फोकस है या स्टेट कैपिटल्स पर। सरकार के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन स्वच्छ भारत अभियान भी, उसके साथ भी एनबीसीसी जुड़ा हुआ है। किन तरीकों से जुड़ा हुआ है, किन किन प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ है और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, स्वच्छ भारत में एनबीसीसी का एक तो मेजर कंट्रीब्यूशन है कि जब सरकार ने कहा कि स्कूलों में टॉयलेट होने चाहिए, तो सबसे पहले एनबीसीसी आगे आई और वो उन इलाकों में टॉयलेट बनाए जहाँ पर कोई आदमी जा नहीं सकता, कि नक्सली इलाके में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर। तो हमने करीब करीब 20,000 टॉयलेट बनाए स्वच्छ भारत स्कीम में, फिर दिल्ली में लेकर आए उसे। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, और सीवेज डिस्पोजल, तो उस काम को भी हमने पकड़ा और उसमें एक नया आयाम जोड़ा हमने। जब गंगा क्लीनिंग के काम हमने लिए तो सरकार ने हमें बिहार की टोटल गंगा मिशन के अंडर में गंगा क्लीनिंग का काम दिया। तो इस तरह के टुकड़ों में मिलाकर हमने स्वच्छ भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन शुरू किया। फायदे में आए हुए एक उपक्रम में भी उसके स्टेक्स बाहर दिए जाएं, नहीं दिए जाएं। अब हर चीज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा जोर होता है। कई बार तो ये भी बात की जाती है कि भाई साहब रेल को प्राइवेटाइज कर दीजिए। तमाम ऐसी चीजें जिनके सरकारी होना जिनका हमेशा के लिए लगभग तय था, उनको भी प्राइवेटाइज किए जाने को लेकर चर्चा होती है। फिर हम हड़ताल और आंदोलन एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि नहीं, ऐसे ही कल्याण हो सकता है। क्या वाकई ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलेगा, वो उन जगहों पे भी चलेगा जैसे एनबीसीसी के साथ भी ये है? डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा जब होती है तो यहां भी स्टेक्स के बाहर दिए जाने की बात होती है। तो क्या ये जरूरी है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। डिसइन्वेस्टमेंट, सर इसको लेकर आपका अपना नजरिया क्या है? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों को शायद थोड़ी सी भ्रांति है। 2-3 चीजें हैं डिसइन्वेस्टमेंट में। एक तो सरकारी जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं या बंद पड़े हैं, तो सरकार कहती है भाई कि ये घाटे में चल रहे हैं और बंद पड़े हुए हैं, इस सरकार पे बोझ आ रहा है, तो इनको बंद करना चाहिए।
लेकिन साथ में सरकार ये कहती है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, या तो उनको रीएम्प्लॉय किया जाएगा या उनको बेनिफिट दे के छोड़ा जाएगा। तो सरकार ये नहीं कहती है उनको बंद कर दिया जाएगा। इस सरकार ने ये कहा है कि भाई उनको बंद करने की बजाय उनको या तो रिवाइव करिए या किसी बड़े पब्लिक सेक्टर के अंदर जोड़ दीजिए। तो वो बंद भी हो गए और साथ में उनका एम्प्लॉयमेंट भी सुरक्षित रहा। जहाँ तक उनकी स्टेक्स को डिसइन्वेस्ट करने की बात है प्रॉफिटेबल कंपनीज को, ये सरकार की भी योजना है और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट 10-20% किया जाता है तो एक तो कंपनी के अंदर गवर्नेंस बहुत बेटर हो जाती है, आप जवाबदेही पैदा हो जाती है। अभी तक आपकी जवाबदेही सिर्फ भारत सरकार की है, भारत सरकार में सरकारी एक संस्था की, लेकिन अगर आप डिसइन्वेस्ट कर देते हैं तो करोड़ों लोग आपके इन्वेस्टर हैं, आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेही हैं कि आप प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी के अंदर गलत काम क्यों कर रहे हैं, ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियों की डिसइन्वेस्टमेंट हुई है 10-20-30%, आप 100% कंपनियों को देखेंगे उनकी प्रोग्रेस ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ है और गवर्नेंस मल्टीप्लाई आप लेवल पे आप कह सकते हैं बढ़ी है। और ये एग्जांपल एनबीसीसी का है। एनबीसीसी की डिसइन्वेस्टमेंट 2013 में हुई, 12 में, और आज 4 साल हो गए। ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है कि जब मैंने टेक ओवर किया उसी समय से लेके आज तक कि गवर्नेंस के मामले में एनबीसीसी दुनिया की नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान की बहुत कंपनियों से आगे है। तो इसका कारण यह है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को जवाब देना है लोगों को। करोड़ों लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सरकार की ये मंशा बिल्कुल नहीं है कि कंपनियों को बंद कर दिया जाए, बेच दिया जाए किसी की। हाँ, सरकार ये जरूर कहती है भाई जो काम नहीं करना है वो सरकार क्यों करे, कंपनी अच्छी चल रही है तो जरूर करे, घाटे में या बंद पड़ी है तो उनके बारे में सोचा जाए कि क्या करना है। तो इसको लेके जो हम ह्यू एंड क्राई देखते हैं, लोग परेशान दिखाई देते हैं, क्या वो पॉलिटिकल एंगल होता है उसका ज्यादा? देखिए, पॉलिटिकल क्या क्रिटिसिज्म है वो तो आप समझते हैं, वो डिफरेंट इशू है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद क्लियर नहीं है लोगों को कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से ऐसी भ्रांति फैली हुई है। नॉर्थ ईस्ट में जो आप लोग प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग मेजरली? वहाँ काम करने का आपका अनुभव क्या है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो एनबीसीसी 30-40 साल से रही है, लेकिन पिछले 15 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इन ऑल 7-8 स्टेट्स, सिक्किम से लेकर और 7 सिस्टर्स जैसे कहते हैं, सभी में एक्टिव है। और कुछ स्टेट तो ये कहते हैं कि उनका पिछले 10-15 साल की जो ग्रोथ हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ावा हुआ है वो सिर्फ एनबीसीसी के हाथ से हुआ है। तो वहाँ हम लोग टाउन हॉल्स बनाते हैं, रोड का काम करते हैं, कम्युनिटी सेंटर है, हाउसिंग है, जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीसीसी करती है। विदेशों में जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं और क्या फर्क आपको महसूस होता है काम करते हुए? क्या मुश्किलों के हिसाब से, हर्डल्स के हिसाब से बाहर और यहाँ? देखिए, एनवायरनमेंट डिफरेंट है और बाहर भी ऐसा नहीं है एक जैसा है। हर कंट्री में दूसरे कंट्री से फ़र्क है। जब आप इंडिया से बाहर कहेंगे तो इंडिया टर्की में फ़र्क है और टर्की और बोत्सवाना में बहुत फ़र्क है, अलग एक्सपीरियंस है। एनबीसीसी विदेश में 1977 में पहली बार गई थी और गल्फ़ के डेवलपमेंट में एनबीसीसी का बहुत हाथ है। इराक में जितने भी 5 स्टार होटल बने हैं उनमें एनबीसीसी ने कम से कम 50% बनाए हैं। लीबिया का एयरपोर्ट एनबीसीसी ने बनाया। तो उस दौर से हम लोग बाहर हैं और आज टर्की में, बोत्सवाना, ओमान, मालदीव, इन सब जगह हमारी प्रेजेंस है। एक लाभ ये है अदर देन बिजनेस कि आप टेक्नोलॉजी जो बाहर यूज़ होती है उसे आप इंडिया में लेके आते हैं, इंपोर्ट होती है एक तरह से आपके आदमियों के थ्रू। ऑफिसर्स यही जाते हैं, इंजीनियर्स यही जाके हमारे काम करते हैं। जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक एक्सचेंज ये है कि नॉलेज भी आप शेयर करते हैं। बिल्कुल। ये जब अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रिसाइसली आपका परसेप्शन या आपकी डेफिनेशन इसको लेके क्या है? कैसा होगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों का डेवलपमेंट आपका फ्यूचरिस्टिक क्या दिखाई देता है? ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह की जो चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के संदर्भ में, हमारी जो रियलिटीज हैं, कहा जाता है कि यहाँ तो रोटी ही चांद की तरह दिखाई देती है। वैसे में डेवलपमेंट के बरक्स आप इसको कैसे देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ जोड़ के आपको बताऊंगा। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, ग्रीन कंस्ट्रक्शन की बात की या ग्रीन फीचर्स की बात की, और टोटल कैसा आप आने वाले टाइम में देखना सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार जिक्र हुआ कि न्यू मोतीबाग का रीडेवलपमेंट हुआ। 120 एकड़ में पूरी एक टाउनशिप बनी हुई है जहाँ 7,000 आदमी रहते हैं, 1,001 के करीब फ्लैट हैं।
और उसी पैटर्न पे हम लोग किदवई नगर का काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने क्या किया है कि पूरे कॉम्प्लेक्स का सीवर जो आता है उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंदर ही बनाया गया है, और वो ऐसे बनाया है कि किसी को ना तो दिखेगा ना स्मेल आएगी। आप सोच सकते हैं पूरी भारत सरकार वहाँ रहती है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता है सब वहीं पे इकट्ठा होकर वहीं ट्रीटमेंट होता है। तो दोनों चीज़ें, जब सीवेज जितना निकलता है ट्रीटमेंट होता है, उसको रिसाइकिल करके वहीं यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो अकेला कॉम्प्लेक्स है पूरी दिल्ली में या हिंदुस्तान में जिस कॉलोनी का सीवर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं देते हैं। वाटर की कंजम्पशन 50% हो गई जब आप रिसाइकिल वाटर भी यूज़ करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है जो काम आप करते हैं वो सस्टेन करें, और साथ में यही एक ग्रीन फीचर से या ग्रीन कंस्ट्रक्शन से जुड़ जाता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं कूड़े का, यहाँ से उठाकर ऐसा नहीं है गाजीपुर में ले जा रहे हैं तो पूरी दिल्ली को गंदा करता हुआ जा रहे हैं, या सीवर को यहाँ से उठा के आप यमुना में फेंक रहे हैं कि यमुना को गंदा कर रहे हैं। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में हर आदमी या ग्रेटर कैलाश का सीवर ग्रेटर कैलाश के पार्क में इकट्ठा होकर ट्रीटमेंट हो जाए, या लाजपत नगर का लाजपत नगर में, तो आप सोचिए कि पूरी दिल्ली के अंदर ना तो सीवर लाइन होगी, ना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, ना सॉलिड वेस्ट का कोई झगड़ा होगा, और गंगा यमुना बिल्कुल क्लीन चलती रहेंगी। इसे कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम से कम हमने जो सोचा और जो मित्तल साहब की निगाहों से देखा, वाकई सराहनीय है, लुभावना है, और हमारी तरफ से बहुत सारा साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि एनबीसीसी को आपने एक मुकुटमणि बनाया है, उसको नवरत्न कंपनियों में शामिल किया है, तो हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत सारी बधाई और साधुवाद। बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला आपने। थैंक यू। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी। बेंगलुरु में हिंसक प्रदर्शन, भीड़ ने 20 से अधिक बसों को किया आग के हवाले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मिनी सचिवालय में घुसे थे आतंकी। कश्मीर में बिगड़े हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सख्त, सुरक्षा बलों को दिए निर्देश। युवाओं को भड़काने वालों को छोड़ना नहीं, 7 दिन में हालात सामान्य करने के आदेश।
सीएम अखिलेश ने खनन मंत्री और पंचायती राज मंत्री को किया बर्खास्त। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर भ्रष्टाचार के कई आरोप, पंचायती राज मंत्री राजकिशोर पर जमीन हड़पने का आरोप। आपकी मुश्किलें नहीं हो रही कम, सोमनाथ भारती पर एम्स के सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी का आरोप। अमानतुल्लाह खान पर भी छेड़खानी का केस दर्ज, दोनों की हो सकती है गिरफ्तारी। बिग बॉस सीजन 10 में एंट्री लेंगी भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई। तृप्ति ने रखी एक शर्त, बिग बॉस में पुरुष की जगह किसी महिला की हो आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बेहद सख्त कदम उठाते हुए अपने 2 मंत्रियों की छुट्टी कर दी। कुर्सी गंवाने वाले इन 2 मंत्रियों के नाम हैं अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह। हाईकोर्ट ने हाल ही में खनन घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रजापति मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात की, जिसके बाद अखिलेश सरकार दबाव में थी। माना जा रहा है कि इसी के चलते राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अवैध खनन की सीबीआई जांच के बाद यूपी सरकार में हड़कंप था और अब मुख्यमंत्री अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया। यूपी में अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में पहुंची सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए इंकार किया और राज्य सरकार से पूछा कि अगर खनन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को अखिलेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव के ऐन पहले खनन घोटाले के आरोप ने विपक्ष के हाथ एक मुद्दा दे दिया है। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं। गायत्री प्रजापति तो बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे तो आप और आपका परिवार है। अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए अखिलेश जी, आपने आनन फानन में इन मंत्रियों को बर्खास्त किया है। अगर बर्खास्त करना ही तो पूरी सरकार को बर्खास्त करो, क्योंकि पूरी सरकार ही आकंठ में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और इस बात का भी एहसास है आदरणीय अखिलेश जी आपको कि 2017 में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समूल रूप से बर्खास्त करने वाली है, रिजेक्ट करने वाली है। 2012 में अखिलेश जी आपकी बुआ को उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी आपको और आपकी पार्टी को बर्खास्त भी करेगी और रिजेक्ट भी करेगी। मंत्री का एक विशेष अधिकार होता है कि किसी को भी वो चाहे तो प्रमोट कर सकता है, किसी को भी वो चाहे तो हटा सकता है, किसी को भी चाहे तो रिशफल कर सकते हैं। तो ये हर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। अब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिकायत जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही थी और सारी चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ मुख्यमंत्री जी को कोई खबर लगी होगी, कुछ पता लगा होगा, तभी उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। सीएम अखिलेश यादव पिछले 4 सालों से कई मौकों पर सरकार की योजनाओं का प्रचार ठीक से नहीं कर पाने की अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके हैं। इसी के चलते अब यूपी सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए बॉलीवुड का सहारा ले रही है। अभी हाल ही में विद्या बालन को अपनी महत्वपूर्ण योजना समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनावी साल में वो